নমস্কার, নিউজ 18 বাংলা আপনাদের সকলকে স্বাগত। শুরু করছি আজকের নিউজ রুম লাইভ। আমি কোয়েল রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। নিউজ রুম লাইভে আমরা প্রথমেই যে খবরে চোখ রাখবো তা হলো অমিত শাহ বিধানসভা ভোটের দামামা বাজিয়ে রাজ্যে দুদিনের সফরে এসেছেন। আজকে বাঁকুড়াতে গিয়েই বোমা ফাটিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন। পাশাপাশি তারা 2/3 আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসবেন এমনটাও বক্তব্য শোনা গেছে তার গলায়। সাংগঠনিক বৈঠকের ফাঁকেই বাঁকুড়াতে নিউজ 18-এর সঙ্গে এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। बिहार के बाद बीजेपी आला कमान की नज़र कहां पर होगी, साफ हो गया है। बांकुरा में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद अमित शाह खुद बांकुरा में मौजूद हैं। आज एक आदिवासी परिवार के घर भोजन भी किया है, बिरसा मुंडा को माला भी पहनाई है। एक खास तबके के साथ अमित भाई, ये पहला दिन मिशन बंगाल का माना जाए तो इस तबके के साथ मानने का क्या मकसद रहा? देखिए, बंगाल के पूरे परिप्रेक्ष्य में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे वंचित तबका है और जहां अभी विकास पहुंचना बाकी है ऐसे लोग। बंगाल में मैं 5 साल से नियमित रूप से आता हूं। देश भर में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं भेजी हैं, चाहे सबको घर देना हो, सबको बिजली देनी हो, शौचालय देना हो, बैंक अकाउंट देना हो, 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं देनी हो, सस्ता अनाज देना हो, गैस देना हो, तो जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र हो सकता है वो योजनाएं तो अच्छी चली। या तो जैसे गैस की योजना, भारत सरकार की एजेंसियां ही गैस का सिलेंडर पहुंचाती है, मगर जहां राज्य सरकार का रोल आता था वहां पर बहुत गोताई यहाँ दिखी गई है। जैसे देश भर के किसानों को अब तक 2 साल में 95,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में पहुंच चुका है, हर साल 6,000 के हिसाब से। अब बंगाल के किसानों को पैसा नहीं मिल रहा, मेरी समझ में नहीं आया बंगाल के किसानों का दोष क्या है। जैसे देश भर के गरीब को उनके परिवार में कोई भी बीमारी आती है, बड़ी बीमारी आती है, तो 5 लाख तक का पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है। बंगाल के गरीब को ये फायदा नहीं मिला क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री के मन में डर है कि इससे मोदी जी पॉपुलर हो जाएंगे। तो यह क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर अभी विकास पहुँचना जरूरी है। वैसे तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक रिव्यू के लिए और संगठनात्मक विस्तार के लिए यहाँ पर आया था, परंतु रोड पर आते जाते जिस प्रकार की भीड़ और जिस प्रकार का लोगों का प्यार दिखा है, 2 चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि लोगों के मन में ममता जी के प्रति बड़ा गुस्सा है और लोग यही आस लगाकर बैठे हैं कब चुनाव आए, कब परिवर्तन करे और कब मोदी जी के साथ हमारा तार सीधा जुड़ जाए। भाई, चतुराडी गांव में अभी हमने देखा कि जब आप खाना खा रहे थे, पत्ते पर आपने भोजन किया, उनके घर में जाकर भोजन किया, जब आप हाथ मुंह धोने जा रहे थे साफ करने, तो बुजुर्ग महिला ने आपका चेहरा साफ किया। तो ये प्यार जनता का जो है, क्या भविष्य में क्या ये बर्दाश्त होगा यहाँ की राज्य सरकार को, या बीजेपी, या फिर आप कुछ रिपरकशन देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, व्यक्तिगत रूप से भी मेरे लिए बहुत बड़ी क्षण थी। एक बुजुर्ग महिला ने, एक बच्ची ने मेरा मुंह एक तौलिया लेकर पूछ कर दिया और प्यार से आशीर्वाद भी दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है व्यक्तिगत रूप से। परंतु जहां तक उसके राजनीतिक मायने देखते हैं तो जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितनी श्रद्धा बन चुकी है बंगाल की जनता में, इसका ये परिचायक है। और मैं मानता हूं इसको इलेक्शन की राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए, परंतु इलेक्शन का परिणाम तो जनता का मूड ही तय करता है। यहाँ जनता का मूड क्या बन चुका है ये इससे मालूम पड़ता है। अमित भाई, कल आप मटुआ समाज के लोगों के साथ भी आप कल भोजन करेंगे। ये समुदाय ये भी काफ़ी नेग्लेक्टेड रहा है, लेकिन ये सब सुनने के बाद ममता दीदी काफ़ी हरकत में आ गई। उन्होंने कहा कि वो सबसे ज़्यादा शुभचिंतक हैं मटुआ समाज की, उनको पूरी तरह से उन्होंने रिसेटल किया है, वो आदिवासियों की ज़मीन के पट्टे देने की बात करने लगी हैं। तो आपको लगता है कि आप लोगों को निगेट करने के लिए उन्होंने एक्शन फिर शुरू कर दिया? देखिए, अगर इतनी बड़ी शुभचिंतक ही थी तो अब क्यों बोलना पड़ रहा है? अगर बहुत कुछ किया है तो बोलने की जरूरत नहीं, मटुआ समाज जानता होगा। खैर, अच्छा है, अभी भी चिंता करे, 5-6 महीना बाकी है।
बाद में जाना ही है, जितना बन पड़े उतनी चिंता करें, हमारे लिए तो अच्छा ही है भाई, सबका भला होगा। परंतु मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से 70 साल से मतवा समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इसका परिमार्जन भी करेगी और उनको सम्मान भी दिलाएगी। तो नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर वगैरह जो है यहाँ लागू करने का बीजेपी सरकार मतवा समाज की समस्या नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर नहीं है, उनकी समस्या सिटीजनशिप है। और ये तो हमने 2017 में ही उनको परमानेंट लंबे समय तक रहने के लिए यहाँ व्यवस्था दी है और अब सिटीजनशिप एक्ट भी पारित हुआ है। अमित भाई, राजनीतिक हिंसा के लिए बंगाल जाना जाता है, केरल से भी ज़्यादा राजनीतिक हिंसा हो रही है। मुकुल दा यहाँ बैठे हैं, कैलाश जी आपके साथ लगातार घूम रहे हैं, लगातार ये लोग राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं कि उसके बिना यहाँ चुनाव संभव ही नहीं है। क्या कहना, आप तो गृह मंत्री हैं देश के। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाना है नहीं लगाना, राज्यपाल की रिपोर्ट, संविधान की धाराएं और संविधान का स्पिरिट, ये सबको मिलकर तय होता है। ये कोई मैं सार्वजनिक इंटरव्यू के अंदर कह नहीं सकता। परंतु जो बंगाल भारतीय जनता पार्टी की मांग है, वो एक प्रकार से जो स्थिति का बंगाल भारतीय जनता पार्टी वर्णन कर रही है वो सही है। यहाँ पर 100 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं, ना इन्वेस्टिगेशन होता है, ना अरेस्ट होते हैं, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जाते हैं। कल मैं एयरपोर्ट पर एक परिवार को मिला, हमारे कार्यकर्ता का, अपने परिवार के बच्चे का पोस्टमार्टम कराने के लिए बाप ने हाईकोर्ट में जाना पड़ता है कि भाई मेरे बच्चे की हत्या हुई, पुलिस पोस्टमार्टम नहीं कर रही है। हाईकोर्ट ऑर्डर करती है, बाद में भी नहीं करते तो कंटेम्प्ट लेकर जाना पड़ता है। और आज शायद पोस्टमार्टम करने का ऑर्डर अंतिम तिथि दी है, हो सकता है आज हो जाए पोस्टमार्टम। यही डर बीजेपी के वर्कर्स को नहीं लगेगा आने वाले दिनों में, इस हिंसा का डर, बूथ के लेवल पर मार पिटाई का डर? देखिए, हम ऐसे डरते होते तो छोटी पार्टी से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ना बनते। हमारी पार्टी का इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है, संघर्षों से भरा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे डरता नहीं है। हम जितने अत्याचार बढ़ेंगे, संघर्ष और बढ़ाएंगे, हमारा परिश्रम और बढ़ाएंगे और परिवर्तन बंगाल में सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी और बंगाल में वो जनता तय कर लेगी, आप चिंता मत करो, समय पे आपको भी मालूम पड़ जाएगा, देश को भी मालूम पड़ जाएगा। अगर जनता कोई चेहरा, आप लोग चेहरा देंगे या नहीं? हम चेहरे का नाम नहीं पूछ रहे, अभी तय नहीं हुआ है और वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारा इलेक्शन कमेटी ही तय करता है। उचित समय पर इसका फैसला जरूरी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। अभी काफ़ी अफवाहें उड़ रही हैं कि एक बड़े मंत्री हैं ममता सरकार के, वो शामिल होना चाहते हैं। अगर मैं नाम ले सकता हूँ, शुभेंदु अधिकारी। नहीं, मुझसे कभी कोई बात नहीं हुई, ये तो स्टेट यूनिट का अफेयर्स है, मगर मुझसे कोई बात नहीं हुई, ना संपर्क है मेरा। तो चुनाव तक अगर कोई आना चाहे, उनकी नीतियों से दुखी होकर, तो आप लोग स्वागत करेंगे? काफी सारे लोग आए हैं, हम तो चुनाव के बाद भी स्वागत करेंगे। अमित भाई, एक और सवाल उठता है, मुर्शिदाबाद बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, वहाँ पे एक गांव में 10 लोग अलकायदा से संबंध रखने को लेकर गिरफ्तार किए गए। क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन है अगर बांग्लादेश के बॉर्डर पर, अगर यहाँ पे इस तरह से? देखिए, चिंताजनक स्थिति तो है ही, जिस प्रकार से घुसपैठ चल रही है और जिस प्रकार से वोटों के अपीसमेंट के लिए पुलिस का और सरकार का संरक्षण मिल रहा है, मैं मानता हूँ इसके कारण देश की सुरक्षा भी खतरे में है और कानून और व्यवस्था भी चरमराई हुई। क्योंकि पाकिस्तान लगातार नए नए उपाय खोज रहा है आतंकियों को भेजने के, तो बांग्लादेश रूट एक नया जो मुर्शिदाबाद के एकदम बॉर्डर पे अगर ऐसा मिल रहा है अमित भाई, तो क्या आप लोग सतर्क हैं, हमारी सरकार? जी, केंद्रीय की एजेंसियां पूरी सतर्क है और हम पैनी नज़र रखे हुए हैं, परंतु राज्य प्रशासन का जो साथ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जिस तरह से बीजेपी के वर्कर्स को निशाना बनाया जाता है, कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया तो काफ़ी आंसू गैस छोड़े गए, आपके रोड शो में भी काफ़ी बवाल हुआ था पिछली बार, तो आप चाहेंगे कि नहीं कि ममता सरकार कम से कम जो विपक्षी दल है उनको बोलने का मौका दे, खिलाफ बोलने की बजाय? नहीं, हम तो जरूर अपील करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी भी है, अब वो जैसा करेगी वैसा होगा। ফিরলাম বিরতির পর এই মুহূর্তে যে খবরে চোখ রাখবো তা হলো আলিপুর সংশোধনাগারের পাশে একটি দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। ধনধান্য স্টেডিয়াম তৈরির কাজ চলছিল, হঠাৎ করে ক্রেন ভেঙে পড়ে। ঠিক কি হয়েছে, কি পরিস্থিতি, সরাসরি চলে যাব ঘটনাস্থলে। আমাদের প্রতিনিধি দেবপ্রিয় দত্ত মজুমদার সরাসরি রয়েছেন। দেবপ্রিয়, কি পরিস্থিতি, হঠাৎ কখন এই ঘটনা ঘটলো, বিস্তারিত একটু জানতে চাইবো।
দেখো রাত 8টার ঘটনা এই মুহূর্তে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে যে ধরাধারণ স্টেডিয়ামের সামনে দেখতে পাচ্ছ এই ক্রেন, এইটি কিন্তু হাইড্রোলিক ক্রেন, এটি কিন্তু ভেঙে পড়ে। এই যে মন্দিরের উপরে ভেঙে পড়ে, সেখানে সেই সময় কিন্তু মন্দিরে অনেকে ছিলেন, যদিও তাদের সেই অর্থে গুরুতর চোট লাগেনি। এত বড় ক্রেন হাইড্রোলিক 2 বছর ধরে কাজ চলছে ধরাধারণ স্টেডিয়ামের। এবং এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে যে বাড়িগুলো রয়েছে, 3টে বাড়ি কিন্তু ভেঙে পড়েছে। এবং তুমি যে ছবি আমাদের দেখাচ্ছে এই ক্যামেরা পার্সন কুণালের মাধ্যমে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন, যে এইখানে যে তিনটে বাড়ি ছিল সেগুলো কিন্তু একেবারে এই এত বড় ক্রেন ভেঙে পড়ার কারণে ভেঙে পড়ে। এবং সেখানে সেই অর্থে বাড়িতে একজন দুজন বাড়িতে ছিলেন এবং তাদের মধ্যে 4 জন ইনজিওর্ড হয়েছেন, 5 জন তাদেরকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যদিও বাড়ির মধ্যে সে একেবারে ভেতরে যখন ভেঙে পড়ে সেই সময় না থাকার কারণে খুব গুরুতর ইনজুরি হয়নি বলে জানা যাচ্ছে, যদি একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক যেটুকু এখন অবধি জানা গেছে। এবং ঘটনাস্থলে কিন্তু এলাকার কাউন্সিলর এসেছেন, ডিসি সাউথ মিরাজ খালিদ এসেছেন, তারা প্রত্যেকেই জানিয়েছেন যে বেশ কিছুদিন ধরেই কাজ চলছে এবং প্রায় প্রতিদিনই এই হাইড্রোলিক কাজ চলে এবং বহু মানুষ এখানে জমা হয়েছে। এবং ঠিক তার উল্টো দিকে যেটা বলছিলাম প্রেসিডেন্সি জেল, ঠিক তার উল্টো দিকেই কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটেছে। গত 2 বছর ধরে চলছে কাজকর্ম এবং তার মধ্যে আজকে হঠাৎ করে এরকম দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় কিন্তু স্বভাবতই এলাকায় একটা শুনতে পাচ্ছ দেবপ্রিয়? শুরু করা সম্ভব নয়, কারণ হ্যাঁ এই মুহূর্তে যা অবস্থা তাতে কাজ শুরু করা কিন্তু সম্ভব নয়। কারণ যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ এখানে, এই যে এত বড় ক্রেন এতটা জায়গা জুড়ে ভেঙে পড়েছে, স্বভাবতই এই মুহূর্তে কাজ শুরু করা সম্ভব নয়। এই সমস্ত কিছু ঠিক করা হবে এবং সেটা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। এবং এই যে বাড়িগুলো ভেঙেছে সেগুলোও কিন্তু ঠিক করতে হবে এবং যারা ইনজিওর্ড হয়েছেন তাদেরও প্রাথমিক চিকিৎসা এবং বিভিন্ন মাধ্যমে দেখা হবে তারা এই মুহূর্তে কেমন আছে, এসএসকেএমে তারা রয়েছেন। তো স্বভাবতই একটা উত্তেজনা রয়েছে ঘটনাস্থলে এবং এরকম হঠাৎ করে ভেঙে পড়ায় কিন্তু কাজ তো অবশ্যই থমকে যাবে এবং একটা আরো বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচা গেছে এটুকু মনে করা যায়। অনেক ধন্যবাদ দেবপ্রিয়। আপাতত পরিস্থিতির উপর নজর রাখো, আবারও পরবর্তীতে যোগাযোগ করব। যে ছবি এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে, তাতে হঠাৎ করে আজকে ক্রেনটা ভেঙে পড়ে, কিন্তু যে সময় ক্রেনটি ভেঙে পড়ে সে সময় বাড়িতে সেরকম কেউ ছিলেন না, 4-5 জন ছিলেন এবং তারাই গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এসএসকেএমে। ইতিমধ্যে এখন এই মুহূর্তে সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। 2 বছর ধরে স্টেডিয়ামের কাজ চলছিল, হঠাৎ করেই আজকে এই দুর্ঘটনা এবং স্বভাবতই সবাই হতচকিত হয়ে গিয়েছেন। আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত যদি সেরকম বাড়িতে আরও অনেকে থাকতেন, কিন্তু অন্তত সেইটুকু আটকানো গিয়েছে।